तो लेट अस स्टार्ट। पहले हम फ्लूइड्स टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड्स में हम पहले पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड कितना होता है, फिर हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन के बारे में, सरफेस एनर्जी के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे सोप बबल या नॉर्मल बबल में प्रेशर डिफरेंस कितना होता है। देन वी विल स्टडी अबाउट कैपिलैरिटी एंड कैपिलरी एक्शन, तो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें बर्नौलीज प्रिंसिपल, कंटिन्यूटी इक्वेशन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और सबसे इम्पोर्टेंट स्टोक्स लॉ, जो स्टोक्स थ्योरम है वो लास्ट में पढ़ेंगे। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड इज एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो सॉलिड फ्लूइड है क्या? नहीं है, क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। लिक्विड्स और गैसेस फ्लो कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स। अब अगर मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें एक फ्लूइड पड़ा है जिसका डेंसिटी इज गिवन बाय रो, एंड द हाइट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द बेस इज गिवन बाय h। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, तो what will be the pressure at a point which is at a depth h from the top? So this will be given by the atmospheric pressure P naught plus rho times g times h. This is called the hydrostatic pressure or the pressure because of a fluid. P naught is because of the pressure, air pressure. तो basically surface पर already एक P naught pressure है, और जैसे जैसे सरफेस के नीचे हाइट h पर जाओगे तो रो जी एच प्रेशर और बढ़ता जाएगा। अब ये वाला जो प्रेशर है ये सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। तो अगर कंटेनर की शेप चेंज कर दोगे, कंटेनर ऐसा कर दोगे, तो भी प्रेशर हाइट डेप्थ एच पर सेम ही रहेगा। तो अगर पॉइंट बी और पॉइंट सी दोनों डेप्थ एच पर हैं बट कंटेनर का शेप डिफरेंट है, स्टिल द प्रेशर एट डेप्थ एच वुड बी द सेम। अब मान लो हमने कंटेनर कुछ ऐसा ले लिया जो बहुत ही अजीब सी शेप का है, और इसमें हमने वो सेम लिक्विड भर दिया। तो अब भी अगर आप डेप्थ एच पर देखोगे फ्रॉम द टॉप, तो प्रेशर सेम ही रहेगा। तो अगर ये पॉइंट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मान लो ये वाला पॉइंट डेप्थ एच पर है, पॉइंट ए। दिस पॉइंट बी इज ऑल्सो एट अ डेप्थ एच, दिस पॉइंट सी इज ऑल्सो एट अ डेप्थ एच। Then we will say the pressure at points A, B and C are equal, and it is given as PA is equal to PB is equal to PC is equal to P0 plus rho GH. So unlike in solids जहाँ पर आपका मास, डेंसिटी, इन सब चीज़ों से प्रेशर चेंज होता था, फ्लूइड्स में आपको बस डेप्थ देखनी है सरफेस से। ओके के तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ते हैं वो है सरफेस टेंशन। तो इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास एक लिक्विड है और लिक्विड में हम एक सरफेस का पॉइंट लेते हैं, मान लो पॉइंट ए जो बिल्कुल सरफेस के पास है, और दूसरा पॉइंट लेते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं लिक्विड के अंदर, पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पर जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं या बाकी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस पॉइंट ए वाले मॉलिक्यूल पर हर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे होंगे, पर क्योंकि सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है तो इसके फोर्सेस सिर्फ सेम लेवल या नीचे लेवल तक रिस्ट्रिक्टेड होगी। पर अगर हम पॉइंट बी में फोर्सेस देखें, तो पॉइंट बी के आसपास वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक? तो इस वजह से पॉइंट बी जो है वो तो उसी पॉइंट पर टिका रहेगा, उस पर क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। बट पॉइंट ए जो सरफेस पर है उस पर ऊपर फोर्स नहीं है, तो उसका नेट फोर्स जो है नीचे की तरफ होगा। बट नीचे तो और भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये नीचे तो जा नहीं सकता पॉइंट ए वाला मॉलिक्यूल, तो ये क्या करेगा, साइडवेज स्ट्रेचिंग फोर्स लगाएगा। ठीक? तो इस वजह से
जो भी सरफेस पे पॉइंट हैं वो अपने दोनों तरफ स्ट्रेच होने की कोशिश करेंगे। इस वजह से जो लिक्विड के सरफेस पर है एक टेंशन फोर्स क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और अगर कोई पूछे कि पॉइंट ए पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, पर जो सरफेस टेंशन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेट फोर्स डाउनवर्ड्स है तो सरफेस टेंशन टेंजेंशियल क्यों है। इसका आंसर ये है कि नेट फोर्स डाउनवर्ड्स है पर नीचे जाने के लिए जगह नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी डेंसिटी बहुत ज्यादा है नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स की। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है वो साइडवेज टेंजेंशियली एक फोर्स लगाएंगे जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ओके, अब surface tension is given by is denoted by the capital T, and it is equal to the sideways force F divided by length of the surface। तो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक ऐसे इस शेप का फ्रेम है, एंड इस फ्रेम के ऊपर एक लिक्विड का लेयर है। ओके, तो ये पूरा लेयर लिक्विड का है, जैसे सोप बबल या किसी भी लिक्विड का लेयर है इस फ्रेम के अंदर। इस फ्रेम का लेंथ L है, और मान लो हम इस लिक्विड के x डिस्टेंस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सो x डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द फ्रेम। तो इस पे हमें एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाना पड़ेगा जिससे ये लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट ना हो और शेप इसका डिस्टॉर्ट ना हो। तो जो सरफेस टेंशन है वो इसे साइडवेज पुश करेगा, और उस सरफेस टेंशन को बैलेंस करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा जिसका वैल्यू विल बी इक्वल टू द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय L। उल्टा लिख दिया मैंने, टेंशन विल बी इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। सो देयरफॉर जो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है दैट विल बी इक्वल टू टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और अगर ये सोप बबल है तो एक तो ऊपर से भी कांटेक्ट में होगा एयर के और नीचे से भी कांटेक्ट में होगा, तो इसके लिए हमें डबल द फोर्स लगाना पड़ेगा। सो अगर ये सोप लिक्विड है या सोप बबल है तो हमें 2TL फोर्स लगाना पड़ेगा। तो 2TL इसलिए क्योंकि इसका अगर हम साइड से देखें तो एक लेयर सोप का है, ऊपर एयर है और नीचे भी एयर है। अब सोप का जो लेयर है वो एकदम नैनोमीटर जितना पतला तो होता नहीं है, थोड़ा सा तो मोटा होगा ही। तो एक लेयर होगा जो ऊपर से एयर के कांटेक्ट में है, और दूसरा लेयर होगा जो नीचे से लेयर एयर के कांटेक्ट में है। तो एक टेंशन फोर्स ऊपर से लगेगा, दूसरा टेंशन फोर्स नीचे वाली लेयर से लगेगा, इसलिए हम 2TL लेते हैं सोप के केस में। बट अगर सिंगल लेयर्ड का ही है लिक्विड तो सिर्फ हम TL लेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स और T को बोलते हैं सरफेस टेंशन। F is called the tension force and capital T is called the surface tension of the liquid। कैपिटल T हर लिक्विड के लिए अलग अलग वैल्यूज होती हैं। सोप की अलग होगी, वाटर की अलग होगी, ग्रीस की अलग होगी, ग्लिसरीन की अलग होगी, एंड T is called the surface tension of that liquid। What will be the units of surface tension? अभी हमने क्या देखा, सरफेस टेंशन इज गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यूनिट्स क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि सरफेस टेंशन के यूनिट्स को आप MLT के टर्म्स में लिखो, तो MLT के टर्म्स में क्या होगा यूनिट?
सो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए भी पूछ सकते हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस होगा सरफेस टेंशन का M1 L0 T-2। एक क्वेश्चन हर टेस्ट में डायमेंशनल एनालिसिस का भी आता है, तो इसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सरफेस एनर्जी। सो सरफेस एनर्जी बेसिकली वर्क डन की तरह होता है। अगर आपको किसी सोप के लेयर को स्ट्रेच करना है तो आपको कितनी एनर्जी लगानी होगी। मान लो ये हमारा फ्रेम था, इसके x डिस्टेंस पे हमारा सोप बबल था, इसकी लेयर की लेंथ L थी और x डिस्टेंस वाले को हमने स्ट्रेच कर दिया। तो अब इस लेयर को x डिस्टेंस से x प्लस dx डिस्टेंस तक ले जाना है, उसके लिए कितना वर्क डन करना होगा, दैट इज द सरफेस एनर्जी। पहले ये x पर था, अब इसको हमने खींच कर एक फोर्स लगाकर x प्लस dx पर ले गए, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ, दैट विल बी द सरफेस एनर्जी। सो क्या हम कह सकते हैं कि सरफेस एनर्जी और द वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डी एक्स। ओके, सो सरफेस एनर्जी वर्क डन विल बी एफ डी एक्स, एंड इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से x तक। मान लो x उसका राइट मोस्ट लिमिट है, तो अगर हम इसको 0 से x तक इंटीग्रेट करेंगे दैट विल गिव अस द वर्क डन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x। फोर्स की जगह हम लिखेंगे सरफेस टेंशन टाइम्स द लेंथ टाइम्स dx। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी t टाइम्स l टाइम्स x। समझ आ गया? ये l जो था हमारा ऊपर नीचे वाला लेंथ था और x जो था हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू t टाइम्स a, क्योंकि l टाइम्स x वाज आल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ द बबल। अच्छा, अगर हमारा सिंगल लेयर की जगह डबल लेयर्ड होता, जैसे सोप का लेयर होता, तो हम t टाइम्स l की जगह t टाइम्स 2l लिखते, क्योंकि एक लेयर ऊपर है और एक लेयर नीचे है। उस केस में ये t टाइम्स 2lx हो जाता, बट ये अभी भी t टाइम्स a रहता, क्योंकि एरिया ऑलरेडी डबल हो गया है हमारा। तो फाइनल आंसर अभी भी t टाइम्स a रहता, चाहे सिंगल लेयर हो चाहे डबल लेयर हो। सिंगल लेयर है तो हम सिंगल एरिया कंसिडर करेंगे Lx, और अगर सोप लेयर है तो हम 2Lx को एरिया कंसिडर करेंगे। सो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द फ्लूइड। अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होता है तो इसको कई बार हम सरफेस एनर्जी को t टाइम्स डी ए भी लिख देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से लिमिट तक के। बट इतना पूछेगा नहीं, आपको सिंपल सा शेप ही पूछता है जेई में, तो आप सीधा टी ए लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारा स्फेरिकल सोप बबल है which has a distance, which has a radius r. What will be the energy possessed by this bubble? अगर इसका एरिया 4πr² है तो इसका सरफेस एनर्जी कितना होगा, तो इसका सरफेस एनर्जी होगा 8πr²t। ओके, तो आपको कोई भी सरफेस दे देगा, उसका सरफेस एनर्जी विल बी 8πr²t। अगर ऐसे एक हेमिस्फेयर होता विद रेडियस r, तो अगर सिर्फ कर्व्ड सरफेस है उसका बबल का, तो सरफेस एनर्जी होता 2πr² इंटू 2 इंटू टी, विच इज 4πr²t। बट अगर कर्व्ड के साथ साथ नीचे डायमीटर पे भी सोप लेयर होता, तो सरफेस एनर्जी हो जाता 4πr² प्लस 2πr²।
Okay, so what is the surface energy of an air bubble inside a soap bubble? What is the surface energy of an air bubble inside a soap solution? एयर भी हमारा फ्लूइड है, ठीक है, ऑल गैसेस आर फ्लूइड्स। अब एयर बबल अगर सोप सोल्यूशन के अंदर है, तो अगर ये सोप सोल्यूशन है तो एयर बबल कुछ ऐसा होगा, स्फेयर होगा 3 डायमेंशन में, ठीक? तो इसमें कितना एरिया कांटेक्ट में है सोप के साथ? 4 पाई r² एरिया कांटेक्ट में है सोप सोल्यूशन के साथ, ठीक? अगर ये एयर है और ये सोप है, तो 4 पाई r² एरिया इज इन कांटेक्ट विद द सोप। तो सरफेस एनर्जी हो गया दिस मल्टीप्लाइड बाय द सरफेस टेंशन। अब इसमें एयर बबल सोप में है, तो एक ही लेयर इसका कांटेक्ट में है, इसलिए इसको डबल नहीं करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि व्हाट इज द सरफेस एनर्जी ऑफ अ सोप बबल। तो ये सोप बबल है, तो इसके अंदर भी एयर है, इसके बाहर भी एयर है, और सरफेस पे सिर्फ सोप है। तो इसका कुछ थिकनेस होगा, तो बाहर वाला सरफेस जो है वो भी एयर के कांटेक्ट में है, तो उसकी वजह से T टाइम्स 4 पाई r² आ जाएगा, और एक सरफेस अंदर वाली एयर के कांटेक्ट में, उस वजह से T टाइम्स 4 पाई r² और आ जाएगा। तो अगर सोप बबल है, नहीं, अगर सिर्फ सोप बबल है तो इसका मतलब सोप के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो टोटल सरफेस एनर्जी होगा हमारा 8 T पाई r²। बट अगर हमारा एयर बबल है इनसाइड द सोप सोल्यूशन, तो अंदर एयर है, बाहर सोप है, तो इसका बाहर वाला लेयर तो सोप ही है, तो बाहर वाले का सरफेस टेंशन तो होगा नहीं, क्योंकि सरफेस पे भी सोप, बाहर भी सोप, सिर्फ अंदर वाला लेयर जो एयर के कांटेक्ट में है उसका सरफेस टेंशन होगा। तो इस केस में सरफेस एनर्जी सिर्फ 4 पाई r² होगा। ऐसे किसी भी सरफेस का आप सरफेस एनर्जी निकाल सकते हो। तो सरफेस टेंशन इज फोर्स बाय लेंथ एंड सरफेस एनर्जी इज T टाइम्स A। ये दोनों चीजें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। ये वाला टॉपिक वैसे जो एक्सेस प्रेशर वाला टॉपिक है ये एडवांस्ड में आता है, मेंस में कम आता है, पर पढ़ लेते हैं इसको एक बार। तो मान लो हमारा ये सोप बबल है, तो इसके अंदर एयर है, इसके बाहर भी एयर है, और सरफेस पे हमारा सोप सॉल्यूशन है। तो जो अंदर प्रेशर होगा उसको मान लेते हैं P इनसाइड, PI, और जो बाहर प्रेशर है उसको मान लेते हैं P आउटसाइड। तो क्या हमारे P आउटसाइड और P इनसाइड इक्वल होंगे? तो एक्सेस प्रेशर कॉन्सेप्ट में हम यही पढ़ते हैं कि ये दोनों प्रेशर्स इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स भी है। अगर सरफेस टेंशन फोर्स ना होता तो बाहर और अंदर का इक्विलिब्रियम होता और दोनों फोर्स इक्वल होते। पर सोप बबल के केस में सरफेस टेंशन भी आ जाता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है इनसाइड आउटसाइड फोर्स का। तो हम पढ़ेंगे कि जो इनसाइड फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर। तो अगर सोप बबल को एग्जिस्ट करना है तो उसके अंदर का प्रेशर उसके बाहर के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। कितना ज्यादा होना चाहिए वो हम देखेंगे कि पी आई माइनस पी आउटसाइड शुड बी इक्वल टू 2T/R। अगर ये सिंगल लेयर्ड है, और 4T/R अगर ये डबल लेयर्ड है, where T is the surface tension and R is the radius of the bubble।
तो हम कह रहे हैं कि इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा सोप बबल के आउटसाइड प्रेशर से, एंड कितना ज्यादा होगा, दैट इज इक्वल टू 4T/R अगर उसके दो लेयर्स हैं जैसे कि इस एग्जांपल में, और 2T/R अगर एक ही लेयर है जैसे एयर बबल इनसाइड अ सोप सोल्यूशन वाले एग्जांपल। तो अब इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। मान लो ये हमारा सोप बबल है, अब इसका हम क्रॉस सेक्शन कट आउट करते हैं बीच में से। तो इसको हमने स्फेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो राइट वाला पार्ट है इसको हम कट कर देते हैं, तो सिर्फ एक ये हेमिस्फेयर बच जाता है। अब हम ये जो सरफेस पे हेमिस्फेयर का कटआउट क्रॉस सेक्शन है उसको कंसिडर करते हैं। तो हेमिस्फेयर का क्रॉस सेक्शन होगा कुछ ऐसे, ये सर्कल होगा। अब इस सर्कल पे कितने फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा अंदर से P इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर फोर्स, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया अंदर से लग रहा होगा राइट की तरफ, अंदर की जो हवा होगी। और एक लग रहा होगा बाहर से P आउटसाइड मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये वाला फोर्स बाहर की एयर लगा रही होगी सरफेस ऑफ द सोप पर। अगर सरफेस टेंशन नहीं होता तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते और P इनसाइड P आउटसाइड के इक्वल हो जाता, पर क्योंकि सरफेस टेंशन है तो हमें पता है कि इस पे एक और फोर्स लगता है विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, सरफेस टेंशन की वैल्यू, एक सेकेंड ये मैंने गलत बता दिया। ये जो सरफेस टेंशन वाले ब्लू एरोज हैं ये सिर्फ सरकमफेरेंस पे लगेंगे। तो हमारा जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो राइट की तरफ लग रहा है सरकमफेरेंस के अलोंग, और इस सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से आउटसाइड और इनसाइड फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे। अब क्योंकि सरकमफेरेंस सर्कल का 2πr है तो इस सरफेस टेंशन फोर्स की वैल्यू होगी T मल्टीप्लाइड बाय 2πr। तो फोर्सेस जब बैलेंस करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगी? ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और देखो क्या रिलेशनशिप आ रही है पी आई और पी नॉट में। तो हमारा जो इक्वेशन है वो उल्टा आ रहा है, पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड 2T/R के इक्वल आना चाहिए। तो लेट अस सी हमने क्या गलती की है। हमने गलती ये की है कि जो हम डायग्राम बना रहे थे फ्री बॉडी डायग्राम वो इस पूरे हेमिस्फेयर का था, ठीक? और हेमिस्फेयर पे जो पी आउटसाइड था वो लेफ्ट से लग रहा था, राइट? ये पी आउटसाइड फोर्स था जो लेफ्ट से लग रहा था, और जो अंदर से फोर्स लग रहा था वो राइट से लग रहा था। ठीक है, तो पी आई ये होना चाहिए था और पी आउटसाइड ये वाला होना चाहिए था। तो इसको हम पी आउटसाइड कर देंगे और इसको हम पी इनसाइड कर देंगे। तो इक्वेशन में हम लिख देंगे पी आउटसाइड पाई आर स्क्वायर प्लस टी टाइम्स 2πr इज इक्वल टू पी इनसाइड टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो इससे हमारा आएगा P inside माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2T/R। अब एक क्वेश्चन है कि जो P नॉट आउटसाइड फोर्स लग रहा है ये पाई आर स्क्वायर पे नहीं लग रहा, ये पूरे 2πr स्क्वायर सरफेस एरिया पर लग रहा है। तो हमने सिर्फ पाई आर स्क्वायर कंसिडर किया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पूरा सरफेस होगा वो अलग अलग एंगल्स पे फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, लेकिन जो नेट फोर्स होगा वो सिर्फ राइट की तरफ होगा। और जब नेट फोर्स निकालेंगे तो 2πr स्क्वायर एरिया के
जो हॉरिजॉन्टल की तरफ कंपोनेंट्स है सिर्फ वो काउंट होंगे, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो जो ये सेमिस हेमिस्फेयर था कुछ ऐसे था, इसको 3D में विजुअलाइज करो। ठीक? अब जब ये इनसाइड वाला फोर्स लग रहा था, ये तो सर्कल पे लग रहा था, ठीक है। सर्कल पे लग रहा था तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे पी इनसाइड पाई आर स्क्वायर। पर ये जो आउटसाइड वाले फोर्सेस थे, ये अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे थे, और टोटल एरिया था इसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको P आउटसाइड टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो ये अलग अलग डायरेक्शन में फोर्सेस हैं, इनका हमें नेट सम लेना है। जब नेट सम लेंगे तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, इसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट कंसीडर करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसलिए कंसीडर करेंगे क्योंकि वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ एक नेट कंपोनेंट बचेगा हॉरिजॉन्टल की तरफ। और नेट कंपोनेंट के लिए ये जो हम 2 पाई आर स्क्वायर एरिया है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, सिर्फ उतना एरिया काउंट करेंगे, विच इज इक्वल टू पी नॉट टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए हमने जो ये वाला फोर्स था, इसको पी नॉट टाइम्स पाई आर स्क्वायर लिया, पी नॉट टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिया। तो उससे हमारा रिलेशन आता है पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड विल बी 2 टी बाई आर। ये था जब हमारा सिंगल लेयर होगा, पर अगर डबल लेयर होगा सोप की तरह, तो एक टी 2 पाई आर पहले लेयर पर लगेगा और एक और टी 2 पाई आर दूसरे लेयर पर लगेगा, क्योंकि हमारे डबल लेयर्ड है। एक लेयर ऐसे है और दूसरा लेयर इसके बाहर ऐसे एक और लेयर। उस केस में ये हो जाएगा टी टाइम्स 4 पाई आर। तो उस केस में हमारी इक्वेशन आएगी पी नॉट 4 पी नॉट पाई आर स्क्वायर प्लस टी टाइम्स 4 पाई आर इज इक्वल टू पी आई पाई आर स्क्वायर। बाकी सब सेम रहेगा, बस 2 पाई आर की जगह 4 पाई आर हो जाएगा। तो इसमें आएगा पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड इज इक्वल टू 4 टी बाई आर। तो बस ये फाइनल रिजल्ट याद करने हैं, डेरिवेशन भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे करा हमने। ये पता होना चाहिए कि आउटसाइड और इनसाइड फोर्स बैलेंस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन का भी फोर्स है जिसे हमें काउंट करना है, ठीक है। ओके, तो excess pressure will be equal to 2 T by R in case of a single layered bubble and 4 T by R in case of a double layered bubble। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कैपिलरी एक्शन। तो मान लो ये एक वाटर का सरफेस है। अब इसमें हमने एक हॉलो टेस्ट ट्यूब डाली। तो अब इस टेस्ट ट्यूब में ये वाटर राइज होने लगेगा। वाटर राइज इसलिए होगा, वो हम देखेंगे। तो इनसाइड द कैपिलरी जो वाटर का शेप होगा वो कुछ ऐसे कर्व्ड होगा। ओके, तो पहला पॉइंट कि बाकी जो सरफेस है उस पे वाटर किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक है, पर कैपिलरी के इनसाइड वाटर राइज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड अ कैपिलरी एक्शन। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम देखते हैं। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक नया चीज जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है कि जो ये हमारा शेप बन रहा है, इसको हम मेनिस्कस भी कहते हैं। ये कर्व्ड होता है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता। तो इस वजह से एक ये एंगल बनाता है वर्टिकल के साथ। एक ये वर्टिकल लाइन ले लो, और जो ये टेंजेंट टू दिस मेनिस्कस है ये ले लो। दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके,
तो अगर मान लें कि आउटसाइड प्रेशर P आउटसाइड है और इनसाइड द कैपिलरी प्रेशर P आई है, तो हम अब कह सकते हैं कि P इनसाइड माइनस P आउटसाइड विल बी इक्वल टू हाउ मच, और अगर सोप बबल है तो 40/R, पर इसमें हम 2T/R लेते हैं। ओके, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें जो रेडियस है दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, यानी कि अगर ये हम सर्कल पूरा करेंगे उसका जो रेडियस आएगा वो लेना है यहाँ पर रो, पर जो हमें रेडियस दिया होगा क्वेश्चन में दैट विल बी द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। अगर ये ट्यूब है हमारी कैपिलरी तो ये वाला रेडियस दिया होगा स्मॉल आर। तो इसमें गलती क्या होती है कि ये वाले रेडियस में जो डिनोमिनेटर में आना है उसकी जगह हम स्मॉल आर पुट कर देते हैं, पर हमें पुट करना है रो वाला रेडियस, क्योंकि दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द मेनिस्कस। तो रो और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, रो इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो मतलब रो टाइम्स कॉस थीटा विल बी इक्वल टू द स्मॉल आर। ठीक है, जिससे आता है रो इज इक्वल टू आर बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा डिफरेंस हो जाएगा प्रेशर का 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ठीक है, तो जो हमारा कैपिलरी के जस्ट अंदर सरफेस पे प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। एक सेकेंड, तो अब ये मैं ज्योमेट्री वाले कंस्ट्रक्शन हटा देता हूँ। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमने देख लिया, अंदर का प्रेशर पी आई है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है। तो इस केस में पी नॉट ज्यादा होगा या पी आई ज्यादा होगा। अभी हम पिछले वाले फिगर में जाते हैं वापस, एक्सेस प्रेशर का जो हमने देखा था, तो उसमें जो सर्कल है उसके अंदर प्रेशर पी आई था, जो बबल के अंदर प्रेशर पी आई था, और वो ज्यादा था बाहर वाले प्रेशर से। ठीक है, तो मतलब जो हम सर्कुलर बबल बना रहे हैं उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम कैपिलरी वाले डायग्राम में आते हैं, तो अगर हम इसका सर्कल एक्सटेंड करें तो कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें जो हम पी आउटसाइड लिख रहे हैं P0 से, वो एक्चुअली प्रेशर इनसाइड द बबल है, और जो हम P इनसाइड लिख रहे हैं प्रेशर इनसाइड द कैपिलरी, वो प्रेशर आउटसाइड है। तो इसमें इक्वेशन में उल्टा हो जाता है। इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, बस आप देखो कि जो हमारा बबल बन रहा है उसके अंदर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब P0 ज्यादा होगा। तो इक्वेशन में हम लिखेंगे P0 माइनस P इनसाइड इज इक्वल टू 2T/R और 2T cos थीटा बाय आर। हमारा P इनसाइड आ जाता है द एयर प्रेशर P0 माइनस 2T cos थीटा बाय आर। तो अब इसको हम देखते हैं कितनी हाइट से ये कैपिलरी राइज होगी। मान लो ये कैपिलरी कैपिटल H हाइट से राइज होती है, तो हम लिख सकते हैं जो सरफेस पे प्रेशर था पी आई माइनस रो टाइम्स जी टाइम्स एच, दिस विल बी इक्वल टू P0, क्योंकि सरफेस पे वापस प्रेशर पी नॉट है, प्रेशर एट द सरफेस। तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वली प्रेशर होगा। इस पी आई में अगर हम रो जी एच ऐड करें तो वापस सरफेस वाला प्रेशर आ जाता है। तो अब हम पी आई को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो
पी नॉट माइनस 2t cos थीटा बाय आर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू पी नॉट। तो इससे हमारा हाइट कितना आएगा जितने से राइज हुई थी कैपिलरी? Okay, so height by which the capillary will rise is 2t cos theta by rho g r. यहाँ पर r is the radius of the capillary, not the radius of the air bubble. तो हमें अगर सरफेस टेंशन, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रेडियस ऑफ द कैपिलरी दिया हो तो हम हाइट बाय विच द कैपिलरी विल राइज निकाल सकते हैं। थीटा यहाँ पर है हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो इसमें हम दोबारा से देखते हैं क्या हुआ। सरफेस पे प्रेशर पी नॉट था, पर जब हमने कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट करी, क्योंकि एक मेनिस्कस बन जाता है, उस वजह से ये अंदर का प्रेशर पी आई बाहर के प्रेशर पी नॉट से थोड़ा सा कम हो जाता है। अब क्योंकि सरफेस पे प्रेशर कम है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये लिक्विड थोड़ा सा राइज हो जाता है, जिससे सरफेस का प्रेशर कैपिलरी ट्यूब के बाहर और उसी हाइट पे जो प्रेशर कैपिलरी ट्यूब के अंदर है वो सेम रहे। इस वजह से हाइट राइज होती है। तो अगर हम डायग्राम बनाएं दोबारा, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब है, ये हमारा कैपिलरी है। तो पॉइंट्स ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन सब प्रेशर में आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो कितना कितना प्रेशर होगा। सबसे कम प्रेशर किधर होगा? तो क्योंकि ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी ए विल बी इक्वल टू पी सी। नाउ सी एंड डी आर एट द सेम हाइट, so PC will also be equal to PD and B, या तो हम हाइट से कह सकते हैं क्योंकि B D के ऊपर है, therefore P at B will be less than P at D। और दूसरा हम एक्सेस प्रेशर से भी कह सकते हैं, तो एक सर्कुलर एयर बबल बनेगा, A is inside the bubble, B is outside the bubble। तो इस रीजन से भी हम कह सकते हैं कि P at B is less than P at A। ओके, और फिर अगर B और D के बीच का हाइट डिफरेंट H है, तो हम कह सकते हैं रो जी एच इज इक्वल टू 2t बाय r डिवाइडेड बाय cos थीटा, where थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके ओके, तो अब इस केस में हमारा लिक्विड वाटर था H2O। तो वाटर में क्या होता है, जो कैपिलरी का एंगल है वो ऐसे रहता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि वाटर में जो एडहेसिव फोर्सेस होते हैं वो कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होते हैं। कि बताता हूँ एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो अगर ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है वाटर का, और ये है मॉलिक्यूल सरफेस के, रेड वाले मॉलिक्यूल सरफेस के हैं, ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं। कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो वाले फोर्सेस जो वाटर और वाटर के बीच में हो, एडहेसिव फोर्सेस होते हैं जो वाटर और सरफेस मेटल के बीच में हो। तो अगर वाटर और वाटर के बीच वाले फोर्सेस ज्यादा हैं तो हम कहते हैं कोहेशन स्ट्रांग है। उस केस में मेनिस्कस ऐसा बनता है। इस केस में जो लिक्विड है उसके आपस में फोर्सेस ज्यादा होते हैं, सो कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन द एडहेसिव फोर्सेस। और वाटर के केस में उल्टा होता है, वाटर के केस में एडहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन द कोहेसिव फोर्सेस। तो इसका जो मेनिस्कस है वो ऐसे कॉनकेव बनता है वाटर का, और जो दूसरे टाइप्स के लिक्विड्स हैं जैसे कि मरकरी, इनका मेनिस्कस ऐसे बनता है कॉन्वेक्स की तरह। ठीक है, तो
अगर हम सेम कैपिलरी एक्शन देखते हैं मरकरी के केस में, तो एक लिक्विड होता मरकरी का, उसमें हम कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर देते। तो क्योंकि मेनिस्कस उल्टा बनता, तो इसमें कैपिलरी में लिक्विड ऊपर जाने की जगह नीचे आ जाता। इस केस में लिक्विड ऐसे आ जाता। और इसका रीजन क्या होता कि अगर इस सरफेस पे प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट होना चाहिए, यहाँ पर भी प्रेशर पी नॉट होना चाहिए, यहाँ पर प्रेशर, इस पॉइंट को ए मानते हैं, इस पॉइंट को बी मानते हैं, तो ए पॉइंट पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा क्योंकि मेनिस्कस उल्टा है। इस केस में अगर हम सर्कल एक्सटेंड करें तो ऐसा बनेगा, देयरफॉर प्रेशर एट ए विल बी ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो इसलिए मरकरी के केस में कैपिलरी ट्यूब से नीचे जाता है। एंड फॉर्मूला हाइट का अगेन इट विल बी द सेम। तो हम देखेंगे अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हाइट h है, तो रो जी एच विल बी इक्वल टू 2t बाय r बाय cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ द मेनिस्कस। तो डेप्थ नीचे आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, अब एक और क्वेश्चन आता है, उसमें ये सिंगल लिक्विड एच जी की जगह एक सोप लेयर होता है, तो उसमें 2t की जगह 4t कर देंगे। जहां पर भी सोप बबल दिखे वहां पे डबल करना होता है, बस ये याद रखना है। जहां पर सिंगल लेयर का इंटरफेस है वहां पे 2t, जहां पे डबल लेयर्ड इंटरफेस है जैसे सोप बबल, तो 4t कर दो। ओके। अच्छा, कई बार ये होता है कि हमारा वाटर का केस लेते हैं, कैपिलरी ट्यूब हमने इंसर्ट कर दिया वाटर में, तो ये राइज होता गया, राइज होता गया, राइज होता गया, पर अब इसका इतना हाइट ही नहीं है, तो ये स्पिल हो जाता है। ठीक? तो जो हमने फॉर्मूला निकाला था h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई रो जी, तो जो कैपिलरी ट्यूब की हाइट होती है वो इससे भी छोटी होती है। तो मतलब जितना ये h की वैल्यू है, ये वाली हाइट उससे छोटी होती है। तो इस केस में क्या वाटर बाहर जाके स्पिल हो जाएगा? ओके, तो ऐसा नहीं होता है, देखते हैं क्यों। फॉर्मूला से तो हमारा आ रहा है कि इतनी हाइट तक जाना चाहिए, और इतनी हाइट नहीं है कैपिलरी ट्यूब में, तो बाहर चले जाना चाहिए। पर असलियत में क्या होता है, जब ये सरफेस पे आता है वाटर, जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, मान लो इस हाइट तक राइज किया, अब इससे ऊपर जाने वाला था, पर स्पिल होने की बजाय ये क्या करता है, अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट थोड़ा कम कर लेता है, तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है ऐसे। अब क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज हो गया, कम हो गया, तो cos थीटा इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, कितनी भी छोटी कर लो कभी स्पिल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको छोटी करते जाएंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 के पास आता जाएगा। मान लो हमने इतनी छोटी कर दी, एंगल ऑफ कांटेक्ट 80 डिग्रीज आ गया, तो ये cos थीटा cos 80 डिग्रीज बहुत छोटी वैल्यू हो जाता है। ठीक? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एडजस्ट हो जाता है, जिससे ये जो हाइट है एच नॉट, ये इसके बराबर आ जाए। अब अगर हमने मान लो कैपिलरी ट्यूब को एकदम जीरो हाइट का ही कर दिया, बिल्कुल वाटर लेवल के बराबर ही कर दिया, तो उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री हो जाता है। तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, तो ये भी फिर भी स्पिल नहीं होता। अगर जीरो हाइट की कैपिलरी ट्यूब है फिर भी स्पिल नहीं होता। तो अगर मान लो हाइट कैपिलरी ट्यूब की बड़ी है, तो यहाँ तक जाता है, अपनी जो भी फॉर्मूला से हाइट आ रही है वहां तक जाता है। अब हमने इसकी हाइट छोटी करी, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। हाइट और छोटी करी, एंगल ऑफ कांटेक्ट और कम हो जाता, बढ़ जाता है। हाइट और छोटी करी, एंगल ऑफ कांटेक्ट और बढ़ जाता है। हाइट एकदम जीरो कर दी तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, पर स्पिल कभी नहीं होता। ये बात ध्यान रखना। ओके, तो सरफेस टेंशन टॉपिक खत्म हो गया हमारा।
इसमें हमने देखा सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F by L, where F is the tension force, L is the length of the liquid column. Surface energy is equal to surface tension multiplied by the area of surface. उसके बाद हमने देखा एक्सेस प्रेशर, सो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज 2T by R अगर सिंगल लेड है, एंड PI माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 4T by R अगर मल्टी लेड है। फिर हमने देखा मेनिस्कस और कितनी हाइट तक राइज या ड्रॉप करेगा। वाटर के केस में राइज होता है, मर्करी के केस में ड्रॉप होता है। तो सरफेस टेंशन टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं फ्लूइड्स के बाकी टॉपिक। तो अब हम फ्लोइंग फ्लूइड्स पढ़ते हैं। ओके, तो फ्लूइड्स मोशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है टर्बुलेंट मोशन, टर्बुलेंट फ्लो, और दूसरा होता है लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो। ओके, तो फ्लोइंग फ्लूइड्स या लैमिनार फ्लो में होता है कि आपके जो सारे फ्लो के पॉइंट्स हैं वो सिंगल लाइन में जाते हैं। Okay? तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पे था तो ये वाला इसी पाथ को फॉलो करेगा, इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। अगर कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे था तो इसी फ्लो लाइन को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट जाके किसी और के लैमिनार में घुस गया। ठीक है, तो अगर ऐसी फ्लो हो रही है फ्लूइड में, इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो। और दूसरा केस होता है इसका टर्बुलेंट फ्लो। सो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल कहीं भी चला जाता है, तो काफी सारा टर्बुलेंस होता है, कोई पार्टिकल वापस सर्कल करके भी आ सकता है। तो जो लैमिनार लाइंस थी वो ब्रेक हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम आप सी शोर पर जाते हैं, ये बीच है, ये सी है, ये लैंड है, तो जो स्टार्टिंग में वेव्स आ रही होती है वो काफी काम होती है, एकदम लाइन से आती है, तो वो लैमिनार फ्लो होता है। पर जैसे ही बीच के पास आती हैं तो ब्रेक होने लगती है वेव्स। तो वेव्स में टर्बुलेंस आ जाता है। उसके बाद पानी कहीं भी कहीं का कहीं जाता रहता है। ठीक है, तो ये डिसाइड कैसे करेंगे कि टर्बुलेंट है या स्टेडी फ्लो है? इसके लिए एक नंबर होता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू होती है रो वी डी बाई ईटा। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। Rho is the density of the fluid, V is the velocity of the fluid, D is the diameter of the tube, and eta is the coefficient of viscosity in that liquid. तो अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर जो कैलकुलेट करके आता है, अगर ये 2000 से कम है तो मतलब फ्लो लैमिनार और स्टेडी होगा। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 3000 से बड़ा है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। और बीच के केस में हम डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है, बॉर्डर लाइन होता है। तो अगर आपको फ्लूइड का डेंसिटी, वेलोसिटी, डायमीटर और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हो और क्वेश्चन में पूछा हो कि फ्लो टर्बुलेंट होगा या लैमिनार होगा, तो देख लेना ये नंबर 2000 से बड़ा आता है या छोटा आता है, उस केस में आप डिसाइड कर लेना। इसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। आप ऐसे भी सोचो ना कि अगर वेलोसिटी कम होगी, न्यूमरेटर कम होगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर छोटा आएगा, और वेलोसिटी कम पे टर्बुलेंस नहीं होता। ठीक है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा टर्बुलेंस बढ़ेगा। सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अगर वो ज्यादा होगा तो टर्बुलेंस ज्यादा होगा। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो पता ही होगा आपको, राइट? क्या होता है? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, मान लो हमारा लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो लिक्विड है, उसके अंदर हमने एक रो सॉलिड मास, रो सॉलिड डेंसिटी का सॉलिड डुबा दिया। तो इस पे फोर्सेस क्या क्या लगेंगे? एक तो इसका वेट लगेगा,
सॉलिड का डाउनवर्ड्स, तो विच विल बी इक्वल टू रो सॉलिड टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टाइम्स द ग्रेविटी। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि बिकॉज ये एक लिक्विड में डिप्ड है तो इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। So the amount of buoyancy or the amount of buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced by the solid। तो इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा रो लिक्विड टाइम्स v टाइम्स g। दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड। तो जब एक सॉलिड लिक्विड के अंदर जाता है तो नेट फोर्स उस पर लगता है रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड टाइम्स vg। अब ये सॉलिड लिक्विड तो मैंने बस एग्जांपल दिए थे, दोनों लिक्विड भी हो सकते हैं, एक गैस और एक लिक्विड, या दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं। बस इनमें से कोई एक लिक्विड होना चाहिए, उस केस में वैलिड है। तो अगर सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है तो सॉलिड डूबेगा या फ्लोट करेगा। तो उस केस में ये डाउनवर्ड वाला वेट ज्यादा हो जाएगा, अपवर्ड वाला वेट कम होगा। v इस सॉलिड का वॉल्यूम है और g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेसिकली मैंने करा क्या है, ये रो उसका डेंसिटी था, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास आ जाएगा, और मास को g से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg आ जाएगा। एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg अपवर्ड्स। ये क्या है, ये जो लिक्विड हमने डिस्प्लेस करा है उसका मास है, उसका वेट है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में जाएगा तो उसका वेट तो लगेगा ही लगेगा, पर उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, और वो अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर होगा। तो अगर सॉलिड की डेंसिटी कम है तो डाउनवर्ड फोर्स कम होगा, अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए वो फ्लोट करेगा। अगर मान लो ये सिर्फ सॉलिड आधा ही फ्लोट कर रहा है, तो ये आधा ऊपर है एयर में और ये आधा नीचे है वाटर में। लेट से सॉलिड की डेंसिटी रो एस है, वाटर की डेंसिटी रो डब्ल्यू है, एयर की डेंसिटी 0 है। तो इस केस में इसमें डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा? देखो डाउनवर्ड फोर्स तो उसका वेट है अपना, उसका अपना वेट तो कभी चेंज नहीं होगा, चाहे मार्स पे ले जाओ चाहे सैटर्न। तो डाउनवर्ड फोर्स तो रो एस वी जी रहेगा, पर जो अपवर्ड फोर्स है वो कम हो जाएगा, वो हो जाएगा रो वाटर v बाई 2g, क्योंकि अब सिर्फ ये आधा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, अब सिर्फ ये इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है। तो जब सॉलिड हल्का होता है तो वो फ्लोट करता है उस पर। अब आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो अगर ये हमारा ट्यूब है, पाइप है जिसके थ्रू सॉलिड फ्लो कर रहा है, ठीक, तो मान लो यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ऐसे लैमिनार्स में फ्लो कर रहा है। तो इस पॉइंट ए पर हमारा एरिया है A1, हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ρ1, और वेलोसिटी टू द राइट है v1। A1 क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इस पार्ट का एरिया। ρ1 है इस पार्ट पर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी। v1 है इस पार्ट पर इस पॉइंट की या इस फ्लूइड की वेलोसिटी टू द राइट। सिमिलरली हम ये जो एंड वाला सेक्शन है इसका देख लेते हैं पॉइंट बी पर। सो पॉइंट बी पर वेलोसिटी v2 हो जाती है, एरिया A2 हो जाता है और डेंसिटी ρ2 हो जाती है।
तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन सेज दैट रो वन वी वन ए वन विल बी इक्वल टू रो टू वी टू ए टू। अब इसको एक बार समझ लेते हैं ये हो क्या रहा है। तो पहले हम इस वाले क्रॉस सेक्शन को देखते हैं। इसका हम थोड़ी सी थिकनेस वाला सॉलिड देखते हैं। ठीक। तो मान लो एक यूनिट टाइम पे ये वाला लिक्विड इतना क्रॉस किया। ठीक। तो जो इस वाले फ्लूइड इस वाले कॉलम का वेट होगा दैट विल बी द सेम एज जो फ्लूइड यहाँ पे क्रॉस किया। मतलब जितना फ्लूइड अंदर आ रहा है उतना ही फ्लूइड इस पाइप के बाहर जा रहा है। ठीक। तो ये होती है हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब ये फ्लूइड जो अंदर आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम विल बी द एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो अगर इसकी लेंथ हम L मान लें, dl मान लें, तो velocity will be this length per unit time. So rho 1 times v1 a1 will give you the mass per unit time that has flowed through point A for this section. Similarly, rho 2 को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे then we will get rho 2 v2 a2. So the mass that has exited will be equal to this value. The continuity equation says that these two values will be equal. तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक वाटर जा रहा है पाइप में से और पॉइंट ए पर क्रॉस सेक्शन का एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और वेलोसिटी एट पॉइंट ए है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज 5 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट बी? तो वाटर है तो रो तो दोनों तरफ सेम होगा, तो रो ए या रो बी लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सिर्फ A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। तो मोस्टली इन क्वेश्चंस में डेंसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि सेम ही फ्लूइड अंदर बाहर जा रहा होता है। तो ये रो वन वाला हम कंसिडर नहीं करते। ज्यादातर बुक्स में बस इतना ही लिखा होता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है। तो इसके बाद काफी सारी चीजें अभी बची हुई हैं। बर्नौलीज थ्योरम बची है और टॉरिस-एलीज इक्वेशन बची है और स्टोक्स लॉ बचा है। ओके। तो अभी हमने पढ़ा एक कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कहती है कि जितना मास अंदर आ रहा है उतना ही मास बाहर जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी वाला बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम मास की जगह एनर्जी को डील करता है। बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि जितनी एनर्जी पॉइंट ए पर थी उतनी ही एनर्जी पॉइंट बी पर रहेगी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस वाज आवर फ्लूइड, कुछ ऐसा। किसी भी शेप का पाइप हो सकता है जिससे फ्लूइड पास कर रहा होता है। तो एक पॉइंट यहां लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो पॉइंट बी का हाइट 0 है, इसको हम ग्राउंड लेवल लेते हैं 0 हाइट पे। पॉइंट ए का हाइट h1 है, पॉइंट सी का हाइट h2 है। लेट्स से ए पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज va, बी पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज vb और सी पॉइंट पर वेलोसिटी इज vc। तो बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी। ओके। तो अब हम देखते हैं टोटल एनर्जी कितना होगा। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होगा विच इज पी नॉट, एक होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। तो पर यूनिट वॉल्यूम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी रो जी एच।
और एक होगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो पर यूनिट काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ रो वी स्क्वायर। तो बर्नौलीज थ्योरम से कि अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो द आंसर विल बी अ कांस्टेंट। तो प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज अ कांस्टेंट फॉर एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ द फ्लूइड। तो देयरफॉर प्रेशर एट पॉइंट P0 प्लस रो जी एच, तो ए के केस में आएगा रो जी एच ऑफ ए के केस में आएगा हाफ रो वी ए स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू P0 प्लस बी के केस में रो जी एच तो जीरो है, सिर्फ हाफ रो वी बी स्क्वायर आएगा। और सी के केस में पी नॉट प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी सी स्क्वायर। तो दिस इज द बर्नौलीज थ्योरम। P plus rho gh plus half rho v square at any point of the flow will be the same। ठीक है, तो किसी बीच वाले पॉइंट पर भी हम निकाल सकते हैं, बीच वाले पॉइंट पर भी यही सेम आएगा। रेफरेंस पॉइंट किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है तो हाइट चेंज करोगे फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी चेंज कर रहे हो वो सब पे वैलिड होगा। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक पाइप लेते हैं, हॉरिजॉन्टल पाइप। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों पॉइंट्स का एरिया सेम है क्योंकि ये यूनिफॉर्म पाइप है। तो एरिया एट पॉइंट ए, एरिया एट पॉइंट बी और एरिया एट पॉइंट सी तीनों इक्वल है। नाउ लेट्स से द वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज va, what will be the velocity at point b and velocity at point c? तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे, तो ए ए टाइम्स बी ए इज इक्वल टू ए बी टाइम्स बी बी इज इक्वल टू ए सी टाइम्स वी सी। अब क्योंकि तीनों एरियाज इक्वल हैं तो तीनों वेलोसिटीज भी इक्वल होगी। दूसरा तरीका है बर्नौलीज प्रिंसिपल से। सो पी नॉट प्लस रो जी एच, हाइट तो सब में ही जीरो है तो सिर्फ हाफ रो वी स्क्वायर लिखेंगे। सो पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो वी सी स्क्वायर। तो सारे में पी नॉट कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, रो भी सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी। तो कंटिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल दोनों से सेम आंसर आ रहा है। ओके, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसकी हाइट है h। एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अगर इस कंटेनर में हमने छोटा सा होल कर दिया बेस के पास, तो जितना भी लिक्विड होगा इसमें वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। तो you have to find what will be the velocity of the fluid that is exiting through the hole. The density of the fluid is rho.
तो एक पॉइंट हम ऊपर लेंगे, लेट से पॉइंट ए जो सरफेस पर है, और एक पॉइंट लेंगे इस होल के जस्ट बाहर, पॉइंट बी। तो वी कैन से दैट प्रेशर एट पॉइंट ए इज पी नॉट प्लस रो जी एच, जो कि पॉइंट ए की हाइट है, और वेलोसिटी 0 है तो प्लस 0। दिस विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। नाउ प्रेशर एट पॉइंट बी इज अगेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो यहाँ पे पी नॉट आएगा, प्लस हाइट यहाँ पे 0 है, सो प्लस 0 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। अब पी नॉट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, इससे वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच। तो इसको हम स्पेशल नेम भी देते हैं, जो ये वेलोसिटी है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो कई बार बस ये लिखा होता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मतलब जो बाहर जा रहा है लिक्विड उसकी वेलोसिटी, और वी एफ्लक्स इज इक्वल टू रूट टू जी एच, इसको बोलते हैं टॉरिसेलीज लॉ। तो ये टॉरिसेली ने सबसे पहले बताया था, तो इसलिए टॉरिसेलीज लॉ नाम पड़ गया। कुछ है नहीं, बस बर्नौलीज प्रिंसिपल का स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। तो कई बार दिया होता है कि इसका एरिया नेग्लिजिबल नहीं है, स्मॉल ए है, और इसका एरिया कैपिटल है, तो फिर हमें इस वाली वेलोसिटी, पॉइंट ए की वेलोसिटी हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर स्मॉल होल का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बड़े वाले कंटेनर का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के, अगर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वी ई फ्लक्स है तो पॉइंट ए की वेलोसिटी v बाई 10 रखेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो ये कंटेनर है, इसकी हाइट h है। अब जो हमारा होल है दैट इज नॉट अ वेरी स्मॉल होल, दैट इज अ बिग होल, and the area of the hole is a hole is equal to 1 centimeter square. If the cross section area of the container is 10 centimeter square and the height of the container is h, अब कितना होगा velocity of a flux?
देखते हैं। पहले तो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन से वेलोसिटी एट पॉइंट ए निकालेंगे। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं क्योंकि ए एरिया है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स वी ई है, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी? ये आएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो 10 टाइम्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स वेलोसिटी एट पॉइंट ई। therefore velocity at point B is v efflux by 10। अब हम पॉइंट बी और पॉइंट सी पर बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। सो वी हैव पी नॉट प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर, वी बी इज वी ई बाई 10 स्क्वायर प्लस रो जी एच। दिस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस 0। तो पी नॉट कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा रो भी कैंसिल हो रहा है सब जगह। सो वी ई स्क्वायर बाई 200 प्लस जी एच इज इक्वल टू वी ई स्क्वायर बाई 10 बाई 2। सो 200 से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, सो योर आंसर वाज करेक्ट। वी ई विल बी इक्वल टू रूट 200 जी एच बाई 99। इतना आना चाहिए। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली रूट 2 जी एच ही होगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि अब हमने उसके एरिया को निगलेक्ट नहीं किया है। तो कभी भी अगर आंसर इससे 2 जी एच से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब कैलकुलेशन एरर किया है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टोक्स थ्योरम और स्टोक्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क कर लो क्योंकि हर साल जेई मेंस में इससे एक क्वेश्चन आता है और ये कुछ है नहीं, सिंपल सा है। तो ये पूरे फ्लूइड्स चैप्टर में से अगर दो क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन इसी का होगा। तो स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर कोई सॉलिड स्फेयर है, स्फेरिकल है, जिसका रेडियस r है और जिसकी वेलोसिटी v है, तो द ड्रैग फोर्स और द एयर रेजिस्टेंस और द विस्कोसिटी is given by 6 pi r eta v, where eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of the sphere and v is the velocity by which it is falling। बट स्टोक्स लॉ के लिए एक चीज ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ स्फेरिकल बॉडी पे एप्लीकेबल है। अगर कोई और शेप होगा तो उसका ड्रैग फोर्स इतना नहीं होगा। तो मान लो हमने एक बॉल ड्रॉप किया लिक्विड में, स्मॉल स्फेरिकल बॉल। तो स्टार्टिंग में हमने वेलोसिटी दिया ही नहीं उसको, तो वेलोसिटी 0 है उसका। इसका मतलब स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ ड्रैग विल बी 0। तो स्टार्टिंग में पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा और ड्रैग फोर्स होगा ही नहीं, तो स्टार्टिंग में स्पीड काफी तेजी से बढ़ेगी, एक्सेलरेशन विल बी ह्यूज। जैसे जैसे ये बॉल नीचे जाएगी इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। अब इसका वेलोसिटी इतना बढ़ जाएगा कि जो ड्रैग फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये कंडीशन आ जाएगी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स फोर्स ऑफ ड्रैग, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि नेट फोर्स 0 है और वेलोसिटी फिर इसका यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इसके बाद बॉल उसी स्पीड से नीचे जाता रहेगा और ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो जब तक ग्राउंड को छूता है तब तक उसी स्पीड से नीचे जाता रहेगा। That velocity which the ball attains when the gravitational force becomes equal to the drag force is known as the terminal velocity। तो ये क्या हो रहा है, पहले स्पीड 0 से बढ़ेगी, फिर 0 से टर्मिनल वेलोसिटी तक बढ़ेगी और फिर सेम रहेगी। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, डेप्थ वर्सेस स्पीड ऑफ द बॉल, तो पहले 0 होगा,
फिर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा टर्मिनल वेलोसिटी पे आके। ठीक है, तो अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे? तो देखते हैं, मान लो ये लिक्विड था, इसमें ये बॉल ने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लिया है। तो एक तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा विच विल बी इक्वल टू रो टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स जी, रो ऑफ सॉलिड टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स स्मॉल जी, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। फिर ऊपर की तरफ एक बॉइंट फोर्स लगेगा। बॉइंट फोर्स कितना होगा? रो लिक्विड टाइम्स वॉल्यूम टाइम्स जी। और अब इस पे एक ड्रैग फोर्स लगेगा विच विल बी 6 पाई ईटा आर बी। तो अब हम कहेंगे द ग्रेविटेशनल फोर्स रो एस वी जी, दिस इक्वल्स द buoyant force plus the drag force। ठीक है, तो इससे हमारा टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा रो एस माइनस रो एल, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब क्योंकि स्फेयर है, टाइम्स जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 रो एस माइनस रो एल, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर जी, दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें ये सारी वैल्यूज देंगे, रो एस, रो एल, आर और जी, और आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना होगा। सो एक एग्जांपल करते हैं, मान लो वाटर लिक्विड था और बॉल वाज मेड अप ऑफ आयरन, radius of the ball was 1 meter, the density of iron is 13.6 gram per centimeter cube, density of water is 1 gram per centimeter cube, and the coefficient of viscosity was in SI units 10. You have to find the terminal velocity. हाँ, तो इसमें जो हमें डेंसिटी दिखी है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखी है। तो पहले ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको हम 1000 से करेंगे और इसको भी 1000 से करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगर ये स्टेप नहीं करा तो आंसर गलत आएगा। ओके, तो ये था हमारा स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखते हैं। स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला याद करना है, दैट द ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अगर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं याद तो उसकी डेरिवेशन समझ लो, 2 लाइन में उसकी फॉर्मूला भी निकल आएगा। ठीक है, तो 6 पाई आर ईटा वी को हम रो माइनस रो लिक्विड बीजी से इक्वेट कर देंगे तो हमारा टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट।
ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा फ्लूइड्स चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं फ्लूइड्स में। सबसे इम्पोर्टेंट स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, उससे पहले हमने सरफेस टेंशन देखा, उसके बाद हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टिसिटी? तो तीन टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है। अगर हमारी सिंगल लेंथ की रॉड हो, तो अगर हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसका मतलब द रॉड इज इलास्टिक। अगर हमारे पास कोई शीट हो और हम उसे ऐसे साइडवेज बेंड करें, तो ये डिफॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरह, इसका मतलब दिस इज इलास्टिक। और अगर हमारे पास कोई 3D बॉल हो और हम उस पर चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करें या स्ट्रेस एक्सर्ट करें, तो वो पतली हो जाएगी, उसका साइज छोटा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। फर्स्ट वाली इज कॉल्ड द लीनियर इलास्टिसिटी, साइड वाली इज कॉल्ड द shear इलास्टिसिटी या फिर टेंजेंशियल इलास्टिसिटी, थर्ड वाली इज द वॉल्यूम इलास्टिसिटी। ओके, तो इससे पहले हम थोड़े से टर्म्स समझ लेते हैं क्या होते हैं। पहला टर्म है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस की यूनिट्स क्या होंगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और MLT टर्म्स में क्या होगी स्ट्रेस की यूनिट्स? स्ट्रेस की यूनिट्स विल बी M1, L-1 एंड T-2। तो अब ये स्ट्रेस कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स या लेटरल स्ट्रेस। तो मान लो हमारे पास ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को अगर हमने दोनों साइड से पुश करा F1 और F2 फोर्स, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सो इसकी लेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेस। अगर हमने इसको दबाया या अंदर की तरफ फोर्स लगाया, देन इट्स कॉल्ड अ कंप्रेशनल स्ट्रेस। अगर ये एक सिंगल थ्रेड था पतला सा और इसको हमने खींचा किसी टेंशन फोर्स से, देन इट इज कॉल्ड अ टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर हमने किसी शीट को ऐसे डिफॉर्म कर दिया, इसको राइट वर्ड्स पुश पुश करके इसका शेप चेंज कर दिया, दिस इज कॉल्ड अ shear स्ट्रेस। shear या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और ट्रांसवर्स स्ट्रेस। ठीक है, ओके। तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू स्टडी इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है रिलेटिव चेंज इन योर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हमारे पास एक सिलेंडर था जिसकी लेंथ पहले थी 10 मीटर्स, इस पे हमने स्ट्रेस लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ के हो गई 11 मीटर्स। तो स्ट्रेस लगाने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई, तो स्ट्रेन विल बी इक्वल टू द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ या फिर 1/10। सिमिलरली, अगर किसी बॉल की वॉल्यूम पहले 5 थी, हमने उस पर कंप्रेशन किया तो उसकी वॉल्यूम कम होके 3 हो गई, तो इस केस में स्ट्रेन होगा डेल्टा V बाई वी, विच इज -2/5 और -0.4। तो स्ट्रेन क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेशन में रिलेटिव चेंज कितना हो रहा है। okay? इसकी यूनिट्स क्या होगी?
MLT में अगर देखें तो डायमेंशनल एनालिसिस में ये दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो है, तो देयरफॉर स्ट्रेन इज यूनिटलेस, M0 L0 T0। तो इसमें भी हमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन्स पढ़ने होते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वही होगा जो लेंथ हमने बड़ा कर दिया था 10 से 11, तो उस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाज 1/10। तो डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। दूसरा है हमारा लेटरल स्ट्रेन। तो इसमें हम क्रॉस सेक्शन एरिया का चेंज देखते हैं, या क्रॉस सेक्शनल एरिया की कॉन्फ़िगरेशन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिलेंडर था जिसका लेंथ वाज 10 सेंटीमीटर्स एंड जिसका रेडियस वाज 2 सेंटीमीटर्स। तो अगर हमने इसे साइडवेज खींच के इसका लेंथ 10 से 11 कर दिया, तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा 0.1। बट अगर हमने इसे साइडवेज खींचा और रेडियस बढ़ा के 2 से 3 कर दिया, उस केस में दिस विल बी अ लेटरल स्ट्रेन। तो 2 से 3 हो गया, तो लेटरल स्ट्रेन होगा 1/2 विच इज 0.5। लॉन्गिट्यूडनल इज साइडवेज, लेटरल इज अलोंग द क्रॉस सेक्शन। थर्ड आता है हमारा वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा V बाय V। तो अगर एक बॉल थी जिसकी वॉल्यूम थी 5 सेंटीमीटर क्यूब, उसको हमने दबा के 3 कर दिया, तो वॉल्यूम स्ट्रेन होगा डेल्टा V बाय V विच इज -2/5 और -0.4। अब ये फोर्थ वाला जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग है, दैट इज द शियर स्ट्रेन। बाकी तीन टाइप के स्ट्रेन तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शियर स्ट्रेन में क्या होता है, जब आप टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी साइडवेज डिफॉर्म हो जाती है। सो लेट्स से दिस वाज द body, this was a rectangular body which had a length L and a width W। अब हमने इस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाया, यानी कि इसको हमने ऐसे फ्रिक्शन की तरह स्लाइड करवाया, तो इसका शेप चेंज हो जाएगा कुछ ऐसे। okay? तो ये वाला स्ट्रेन विच इज कॉल्ड बाय अ टेंजेंशियल स्ट्रेस इज कॉल्ड अ शियर स्ट्रेन। अब इसकी वैल्यू होगी द tan ऑफ द एंगल बाय विच द स्ट्रेस हैड कॉज्ड द डिफॉर्मिटी। सो अगर ये वाला हम लेंथ को W माने, डेल्टा W माने, तो shear strain will be equal to tan theta। So this will be equal to delta W divided by L। तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि दिस इज नॉट इक्वल टू डेल्टा W बाय W। डेल्टा W बाय W तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, चेंज इन लेंथ। शियर स्ट्रेन में हम tan थीटा लेंगे विच इज डेल्टा W बाय L। ठीक है, तो चार टाइप्स के स्ट्रेन थे, लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल, वॉल्यूम और शियर स्ट्रेन। चारों का यूनिट्स होगा नो यूनिट। अब हम आते हैं हुक्स लॉ पर। तो एक हुक्स लॉ तो एसएचएम में पढ़ा था, दैट एफ इज इक्वल टू -kx, और एक हुक्स लॉ हम इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस हुक्स लॉ। पर दोनों सेम ही बंदे ने दिए थे, दोनों रॉबर्ट हुक ने दिए थे, तो नाम सेम है पर फॉर्मूला अलग है। तो इस केस में हुक्स लॉ सेज दैट if the deformation is within the elastic limits, the stress is proportional to the strain। तो ये याद रखते हैं, ओनली इफ द डिफॉर्मेशन इज विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। तो ऐसा नहीं है कि आप उस पे छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स पे क्रेन चढ़ा दोगे और बोलोगे कि प्रोपोर्शनल नहीं है, दैट विल नॉट फॉलो हुक्स लॉ।
only when it is within the elastic limits, stress will be proportional to strain. तो अब हम longitudinal stress और longitudinal strain का देखते हैं. तो उस केस में stress will be equal to some constant times strain. यहाँ पर दोनों longitudinal हैं, तो ये constant आएगा a quantity which is called the Young's modulus of elasticity, and it is represented by the letter capital Y. So Y will be equal to F over A divided by delta L over L, and Y is called the Young's modulus of elasticity. So what will be the dimensional analysis of Young's modulus? क्योंकि strain is dimensionless, तो Young's modulus का dimension will be the same as stress का dimension. Okay. तो जब हमारा longitudinal strain होगा तो constant हो जाएगा Young's modulus. अगर हमारा strain volumetric strain था, तो again the stress will be equal to some quantity times the strain, and if the strain is volumetric, this constant is called the bulk modulus of elasticity, or B. Okay? So therefore, bulk modulus is equal to the stress divided by delta V by V, or the change in volume. Bulk's modulus of elasticity. और इसकी यूनिट्स भी स्ट्रेस के यूनिट्स के सेम होंगी, m l-1 t-2. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम कम या ज्यादा कर रहे हैं तो हम बल्क मॉड्यूलस देखेंगे. अगर हम किसी रोप की लेंथ बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उस केस में हम यंग्स मॉड्यूलस देखेंगे. अगर यंग्स मॉड्यूलस या बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्रेच और कंप्रेस द सिस्टम. अगर इन दोनों की वैल्यूज कम होगी, इसका मतलब काफी आसान है स्ट्रेच करना. तो रबर बैंड की यंग्स मॉड्यूलस काफी ज्यादा होती है. सॉरी, रबर बैंड की यंग्स मॉड्यूलस काफी कम रहेगी बिकॉज काफी आसान है स्ट्रेच करना. जबकि मेटल्स की यंग मॉड्यूलस काफी कम रहेगी बिकॉज दे आर वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्रेच. ठीक है. तो अगर कोई बॉल है जो रबर की बनी हुई है और एक दूसरी बॉल है जो स्टील की बनी हुई है, which one will have a greater bulk modulus? सो स्टील का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा होगा, रबर का कम होगा. और कॉम्प्रेसिबिलिटी किसके साथ होगी? तो जिसका बल्क मॉड्यूलस कम होगा उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी. देयरफॉर वी कैन से बल्क मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस कैपिटल B इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉम्प्रेसिबिलिटी. कॉम्प्रेसिबिलिटी का सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लो कि कॉम्प्रेसिबिलिटी इज अ क्वांटिटी विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस. और रबर की कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा है तो उसका बल्क मॉड्यूलस कम होगा. So we can also say compressibility is equal to delta V over V divided by F over A. तो अब हमने यंग्स मॉड्यूलस देख लिया, बल्क मॉड्यूलस देख लिया. अब देखते हैं थर्ड वाला. तो थर्ड केस में हमारा शियर स्ट्रेन आता है.
So stress is equal to some constant times the strain, and the strain is now the shear strain, वो जो tan theta वाला देखा था हमने. इस केस में coefficient आएगा that is known as the modulus of rigidity, and it is represented by this symbol eta. So eta is equal to F over A divided by tan theta. This is called the modulus of elasticity, modulus of rigidity. तो इसकी यूनिट्स भी सेम होंगी जो कि स्ट्रेस की है, विच इज m1 l-1 t-2. तो अब हमने तीन चीजें देखी हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी.